नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं नेशन वन। नेशन वन के इस खास प्रोग्राम बातों बातों में आपका स्वागत है। आज के मेरे मेहमान हैं सुभाष शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आप। जी नमस्कार। शर्मा जी, इस वक्त देश और प्रदेश के राजनीतिक हालात की अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप देखते हैं? एक समाज सेवी हैं, एक समाज का दर्द भी आपको जो है ना काफ़ी कुछ नज़दीक से है, आपने देखा है, काफ़ी कुछ लंबे अरसे से राजनीति और समाज सेवा भी कर रहे हैं। तो आज के दौर को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आज उत्तराखंड में तो विशेष तौर पर नेतृत्व का अभाव है और जिस प्रकार से 56 सीटें मिलने के बाद इस मौजूदा उत्तराखंड सरकार से उम्मीद थी, मुझे लगता है जनता बहुत निराश है। यदि मैं सच बोलूं तो इस वक्त यहाँ कोई सरकार नहीं, एक सर्कस चल रहा है और इतनी ज़बरदस्त तानाशाही है कि जो फरमान दिल्ली से आ गया और जो मुख्यमंत्री ने कह दिया, पूरी पार्टी उसको किसी ना किसी तरह से जस्टिफाई करने में लग जाती है। अच्छा, आपने तानाशाही की बात की है। जी, ये जो तानाशाही का अल्फाज आपने निकाला है, तो क्या आप भी इससे कुछ पीड़ित हुए हैं? अगर हुए हैं तो उसको थोड़ा बताइए। देखिए, मैं तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ और 1975 में ही मैं इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आकर्षित होकर स्वर्गीय एच.एन. बहुगुणा जी के साथ राजनीति और समाज सेवा में आ गया था। जबकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि मुझे इसकी अनुमति नहीं देती थी, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन वो एक आकर्षण हुआ और मैं सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आ गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि सभी की बात सुनी जानी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी में ही था और मैंने ये आवाज़ उठाई थी कि ये जो आपने 9 आदमी ले लिए कांग्रेस से और इनके टिकट भी आपने फाइनल कर दिए, ये आपने क्यों किया? क्या मजबूरी थी इस बात की? तो इस बात पर मुझे प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने निकाल दिया। तो तब से, और मैं समझता हूँ एक किस्म से अच्छा भी हुआ कि मुझे मुक्ति मिली। मैं भी उस अनुशासन की जो एक परिधि, झूठी परिधि जो होनी नहीं चाहिए, मैं उससे बंधा हुआ था और छटपटाता था मैं कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने आवाज़ उठाई सरेआम। मुझको एक आ गया कि आप खेद प्रकट करिए। मैंने कहा मुझे खेद नहीं है। तो अल्टीमेटली मुझे निकाल दिया और मुझे खुशी है कि निकलने के बाद कम से कम मेरी सारी जो विचार मंथन है उसको कोई दिशा तो मिली। और उसके बाद से मैं लगातार लिख रहा था। आजकल क्या हो रहा है कि ऐसी घटनाएं राज दरबार में और मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ, अधिकारियों के साथ, लोगों से मिलने वाले लोगों के साथ में करते हैं। मुझको सूचना मिली कि मुन्ना सिंह चौहान, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार मुख्यमंत्री ने किया किसी मसले को लेकर। तो मैंने वो पोस्ट डाल दी। मैं फेसबुक पर लिखता हूँ। मुझको मुन्ना सिंह चौहान जी के यहाँ से कुछ मित्रों ने फ़ोन किया कि यार अमित शाह आ रहे हैं, शायद मुन्ना सिंह चौहान जी का लोकसभा का, टिहरी लोकसभा का टिकट का मामला भी है और मंत्री पद भी अभी 2 और बढ़ने हैं, तो इससे इनको लॉस हो जाएगा। मैंने कहा मुझे इस बात का ध्यान नहीं था ना, मैंने इस वजह से निकाला। अच्छा, उस पोस्ट में ऐसा क्या था जिससे? मैंने जो 2 लाइनें लिखी, मैं बताता हूँ आपको। मैंने सिर्फ 2 लाइन लिखी। ये लिखा कि मुख्यमंत्री और विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बीच ज़बरदस्त कहासुनी, और दूसरी लाइन में लिखा कि मुख्यमंत्री ने कहा दोबारा मत आना और मुन्ना ने कहा कि आऊँगा भी नहीं। बस इतना सा लिखा मैंने। कोई किसी की मानहानि नहीं, किसी के लिए कोई दुर्भावनापूर्ण कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और मैं करता भी नहीं हूँ। मेरे आग्रह पर मुन्ना सिंह चौहान जी ने एक पोस्ट तुरंत डाली और उसमें उन्होंने लिखा कि मनगढ़ंत और मेरे और मुख्यमंत्री के बीच में झगड़ा कराने के लिए ये पोस्ट डाली गई है। तो मैंने हाथ के हाथ उस पर यह लिख दिया कि मेरी जानकारी के हिसाब से ये पोस्ट, ये घटना तो हुई, लेकिन आपको इस पर ऐतराज़ है तो मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ। शुभकामनाओं सहित आपका सुभाष शर्मा। अच्छा, आपने हाँ, मैंने हाथ के हाथ 4थी या 5वीं पोस्ट मेरी है। उसके बाद मैं आराम से सो गया कि बात खत्म हो गई और मैंने तुरंत डिलीट भी कर दिया अपने फेसबुक पेज से। उस पर 5000 लोग हैं और उस दिन करीब 90,000 लोग थे अपने फेसबुक पेज पे 90,000 और फेसबुक पे 5,000। वहाँ वो जा ही रहा था, पहुँच भी गया था, तो मैंने हाथ के हाथ उसको डिलीट कर दिया। मैंने कहा प्रतिक्रिया ही नहीं आएंगी। 11:15 बजे मुझे रात को अमर उजाला से फ़ोन आया कि आपकी इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है। मैंने कहा यार मैं कोई देना नहीं चाहता कोई बयान, छोड़िए, किस्सा ख़त्म करिए। वो कहने नहीं, आपके खिलाफ तो रिपोर्ट हो गई है।
अच्छा। 11:15 बजे मुझे रात को पता लगा। तो ये 10:30 बजे करीब ये थाने गए और इन्होंने थाने में मैंने पता लगाया, तो वहाँ इन्होंने उसको प्रेशराइज किया थानेदार को कि नई रिपोर्ट लिखिए और अभी जाइए और घर से उठा के लाइए, थाने में बंद करिए, मेरी टीम आपके साथ जाएगी, जीप में लाइए और पहले इसको साथ में पिटाई करिए और उसको ये करिए और वो करिए, उसको बताइए मेरे खिलाफ लिखना कैसा होता है। अच्छा, ये जो तानाशाही रही है जी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना, कौन सी धारा के तहत आपके ऊपर? मेरे ऊपर IT एक्ट के सेक्शन 66 में इन्होंने मुकदमा कर दिया। मैंने फिर कानून की किताबें पढ़ी तुरंत, आजकल तो सब कुछ नेट पे उपलब्ध है। बिल्कुल। मैंने फिर रात को कहाँ सुना था, मुझे दोस्तों ने सलाह दी कि साहब आप घर पे मत रहो। मैंने कहा नहीं, मैं घर पे ही हूँ, मैं भगोड़ा ना हूँ स्वभाव से और ना भागूंगा, आएगी पुलिस तो जाऊंगा। मैंने पढ़ा IT एक्ट, तो उसमें देखा सेक्शन 66 में तो सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी के कंप्यूटर को हैक करते हैं या उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ करके आप उसका अर्थ गलत निकालते हैं तो सेक्शन 66 लगेगी। फिर मैं और डिटेल में गया, मैंने कहा ऐसा तो मैंने कोई अपराध किया नहीं, मैंने तो कोई किसी का ना कंप्यूटर हैक किया, तो ये क्यों इसका रेफरेंस आया? तो मालूम चला पहले एक सेक्शन 66A हुआ करती थी। उस 66A को सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2015 में उसको क्वैश कर दिया, ये कहते हुए कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है, इसलिए अब संविधान में धारा 66A को पढ़ा ही ना जाए, वो नल एंड वॉइड हो चुकी है ये। तो मेरे ऊपर अपराध कैसे बनता है? उसके बाद भी ये प्रेशराइज करते रहे अगले दिन तक कि नहीं किसी भी हालत में, और फिर इन्होंने न्यूज़पेपर ने मेरे खिलाफ बहुत उल्टा सीधा निकाला सब में। तो फिर मैं हाई कोर्ट गया, उच्च न्यायालय गया, वहाँ जाकर के मैंने रिट लगाई, तो वहाँ मुझे परसों शाम को न्याय मिला। तो जो हमारे माननीय वहाँ जज थे लोकपाल सिंह जी, उनकी अदालत में उन्होंने मुझे ये कहा कि प्राइमा फेसी द पिटिशनर हैज़ नॉट कमिटेड एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, और थाने को ये कहा कि कोई संज्ञेय अपराध सुभाष शर्मा ने नहीं किया है जिसका कि ध्यान लिया जाए, जिस पर FIR की जाए, और आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और इनको सबको, ये सारे पक्षकारों को, मुन्ना सिंह चौहान को, थाने को और राज्य सरकार को एक तारीख दे करके इन्होंने, हाई कोर्ट ने कोर्ट बुला लिया कि आप यहाँ आकर के जवाब दें कि सेक्शन 66 इसमें कैसे लगी। तो मेरा कहना है कि सेक्शन 66 खाली मेरे से रिलेटेड नहीं है। मेरे लिए तो बहुत आसान था, एक लाइन लिख करके मैं क्षमा मांग लेता, खेद प्रकट कर देता, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये जितने भी एक्टिविस्ट हैं, वो चाहे समाचार पत्रों से जुड़े हुए हैं, चाहे पोर्टल पर खबर देते हैं या फेसबुक पे अपनी राय देते हैं या न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये सब पर लगती है। तो इस पर एक निर्णायक फैसला आना चाहिए। अच्छा, एक यहाँ पर जो है ना, अगर हम विकासनगर तहसील की क्या नाम विधानसभा की बात करें, मुन्ना सिंह चौहान वहीं से MLA हैं, तो ऐसा क्या विकासनगर में कुछ ऐसा चल रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री और मुन्ना सिंह चौहान की गर्मा गर्माई, देखिए कुछ तो हुआ होगा जो बात आप तक आई है? देखिए मैं उनको बारे में भी आपने कुछ जाना तो होगा। मैं उनको 30 वर्ष से जानता हूँ, लेकिन सिद्धांतः जो बातें मुझे मित्रता में मालूम है वो मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। होती हैं सबकी ऊंच नीच की बातें होती हैं, मुन्ना सिंह चौहान भी उससे अलग नहीं है, लेकिन उनको तो मैं कभी डिस्क्लोज करूँगा नहीं, क्योंकि ये सिद्धांत है। लेकिन इस बीच मैंने रिसर्च की कि मामला क्या था, तो पता लगा एक क्रशर है, जो क्रशर बिल्कुल इलीगल तरीके से सैंक्शनड प्लेस से 12 किलोमीटर दूर आबादी के बीच में, एक तरफ 50 मीटर पर मंदिर, 30 मीटर पर मस्जिद, 40 मीटर पर एक प्राइमरी स्कूल, और बिल्कुल लगी हुई, यानी इनके प्लॉट का खसरा नंबर और मोर्चरी, इसका खसरा नंबर भी एक है, दोनों के, उससे लगा हुआ एक ऐसा क्रशर लगा रखा है जिसमें अंधाधुंध धुआं और आवाज़ पूरे दिन वहाँ आती है। तो और सारे मानकों के विपरीत, और माल भी वहाँ से उठा रहे हैं जहाँ सरकारी माल पड़ा हुआ है, और दादागिरी है, तो सरेआम मारपीट पे उतर जाते हैं इनके लोग अधिकारियों से। अधिकारी भी डरते हैं, थाने वाले, फॉरेस्ट वाले, PWD वाले, पॉल्यूशन वाले, सब इनसे घबराते भी हैं। तो वहाँ से माल उठा के प्रतिदिन 4-5 लाख रुपए का माल ये वहाँ से बेच रहे हैं। अच्छा, इसको तानाशाही कहेंगे, क्या कहेंगे? तो तानाशाही है। तो उसी का एक्सटेंशन के लिए, भंडारण के एक्सटेंशन के लिए मुन्ना सिंह चौहान गए थे अपने मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री को इस विषय में मालूम था, इस बात को लेके इनकी कहा सुनी हुई, और मैंने वही लिखा। फिर मैंने उसकी फ़ोटो और वीडियो वगैरह सब बाद में मीडिया फेसबुक में डाले। मैं और गहरे में गया तो पता लगा कि इनके वही लोग जो 24 में से 18 घंटे इनके साथ दिन समय बिताते हैं, वो लोग इनके साथ बैठे हुए, वो उन्होंने मिलकर के एक ऐसा घोटाला किया
कि मुजफ्फरनगर के एक अखबार में टेंडर छपवाया, उसकी कुल 10 प्रतियां छपवाई और वो 10 प्रतियों में तो टेंडर छपा और बाकी प्रतियां जो पब्लिक पे ना जाएं उस पर छप गई कोई खबर। और वो टेंडर मिली भगत करके इन्हीं के दाएं बाएं जो इस वक्त भी उन्हीं के साथ बैठे होंगे, अच्छा उन्हीं को टेंडर जब 10 लोगों को पता है, 11वें को पता ही नहीं है, तो वो टेंडर इन्होंने कई करोड़ के खुद ही ले लिए। इसकी नाम की कोई चीज नहीं, इसकी कंप्लेंट हुई सूचना आयोग में और सूचना आयोग ने विस्तृत जांच करके सारे अखबार मंगाए। तो सूचना आयोग भी इस बात पे हैरान हो गया कि पीडब्ल्यूडी ने तो उस तारीख का अखबार दिया जिसमें टेंडर है और समाचार पत्र के मुख्यालय ने वो अखबार दिया जिसमें टेंडर ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें तो न्यूज़ थी, उस दिन टेंडर कोई था ही नहीं। तो टोटल फर्जीवाड़ा और सरकार के साथ भी धोखा था और धोखाधड़ी करके ये करके, और सूचना आयुक्त ने उसको बिल्कुल गलत पाया और यहाँ राज्य को आदेश दे रखा है। उस आदेश को ये अमल में नहीं आने देते, उस फाइल के ऊपर बैठ गए। अच्छा, आगे चलने ही नहीं, इन्होंने कहा इसकी जांच नहीं होगी, वो जांच ही नहीं होती और आराम से इनके लोग काम कर रहे हैं। तो अंधेर कर दी है, आतंक है इनका वहाँ पर। आतंक एक नारा देश और प्रदेश में दिया जाता है महिलाओं के ऊपर जो है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को जो है ना सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाओ। लेकिन हाल ही में ताज़ा प्रकरण जो है ना आपके सामने भी आया होगा, वीडियो भी वायरल हुई है शिक्षिका के मामले को लेकर। तो ऐसे में वो नीति, वो वादे, कभी कभी शर्म आती है जब राष्ट्रीय चैनल भी लगाता हूँ, स्थानीय चैनल भी लगाता हूँ, ये देख के कि मेरे उत्तराखंड के विषय में ये बातें हो रही हैं। हमने बड़ी कुर्बानियों से राज्य लिया है और जब यहाँ के बारे में ये खबर देखते हैं तो बहुत तकलीफ भी होती है। ये प्रश्न भाजपा और कांग्रेस या किसी अन्य दल का नहीं है, प्रश्न प्रदेश की साख का भी है। आमतौर पर ये माना जाता है उत्तराखंड के लोग सीधे साधे होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री एक महिला के साथ, एक विधवा महिला के साथ 57 साल की जिसकी उम्र हो गई और जिसके साथ 25 वर्षों से अन्याय हो रहा है, उस महिला से जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, मैं उस महिला के व्यवहार को भी यहाँ पर सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं उनको अपना समर्थन नहीं देता। उन्होंने भी थोड़ी सीमाएं उल्लंघन करी, लेकिन पहल मुख्यमंत्री ने करी। बिल्कुल सही बात। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट कैडर में हैं, इसलिए उत्तरकाशी से आपका देहरादून तो हो ही नहीं सकता, आप ये मांग क्यों उठा रही हैं। उसके बाद वो महिला अपना आपा खोई। मैंने और रिसर्च की तो मालूम चला मुख्यमंत्री की अपनी पत्नी पौड़ी में एक सहायक अध्यापिका के रूप में नियुक्त हुई थी और वो भी डिस्ट्रिक्ट कैडर पौड़ी की थी। उनका ट्रांसफर और सन 92 में हुई जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के, उस वक्त उनका हुआ। और मैं ये बहुत ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ ये आरोप भी लगा रहा हूँ कि उनके पास इंटरमीडिएट की डिग्री भी नहीं है, उनके इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट भी नहीं है। उन्होंने किसी बोर्ड से, उत्तराखंड तो था ही नहीं, यूपी बोर्ड से, आईसीएसई से, सीबीएसई से, इन तीनों में से किसी से भी उन्होंने इंटरमीडिएट नहीं कर रखा। वो उन दिनों जो उत्तरा मध्यमा इस तरह की जो कुछ होती थी ना, वहाँ से वो वहाँ से उन्होंने पास कर रखा है, जिसको बहुत पहले अवैध घोषित कर दिया। लेकिन कल्याण सिंह जी की वजह से, संघ के प्रचारक होने की वजह से उनकी यहाँ नौकरी लग गई और सारे नियमों को उल्लंघन करके 1996 में वो देहरादून में इनके घर से, जो इनका भी मौजूदा घर है, उस घर से मात्र 1 किलोमीटर दूर अजबपुर में, ये 1996 में वहाँ पर सहायक अध्यापिका ट्रांसफ़र हो गई। पौड़ी कैडर देहरादून कैडर में नियम विरुद्ध आ गया। जो नियम उत्तरा बहुणा के लिए, वो नियम इनकी पत्नी के लिए भी तो होना चाहिए ना। और पिछले 22 वर्ष से वो उसी स्कूल में जमी है, उसी स्कूल में इनका प्रमोशन भी हुआ। तो यहाँ मेरे दोहरे आरोप हैं। एक तो सुनीता रावत नाम की वो महिला, मेरी तो वो अनुज वधू हैं, मैं उनके खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन त्रिवेंद्र मुझसे छोटे हैं। कानून उन्होंने अपने पति की पोजीशन का लाभ उठा करके उन्होंने ये गलत अपॉइंटमेंट ले रखा है और अति सुगम एरिया में 22 वर्ष से एक स्कूल में जमी हुई है। तो उनके खिलाफ अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, वही कार्रवाई होनी चाहिए जो उत्तरा पंत बहुणा के खिलाफ हुई, वो सस्पेंड हुई, इनको भी सस्पेंड होना चाहिए और मुख्यमंत्री को तुरंत हटाया जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के हित में भी है। मैंने कहा बार बार कि ये जनता है, ये चप्पल फाड़ के भी देना जानती है और झाड़ू लगा करके लेना भी जानती है। तो ये प्रचंड बहुमत की सरकार है, महाशक्तिशाली सरकार है। मैं इस सरकार को वन मैन आर्मी सुभाष शर्मा चुनौती दे रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आप भ्रष्टाचार के दलदल में बैठे हो, आपका जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक जुमला है, जो जिस जुमले की बात आप करते हैं, जो जिस प्रकार का जुमला आपके राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, आप भी एक जुमला है आपका जीरो टॉलरेंस। आपके अपने घर से भ्रष्टाचार हो रखा है शुरू,
तो उसको दूर करिए, उनको सस्पेंड करिए और इनके स्थान पर वो उत्तरा बहुगुणा को उसको न्याय दे करके उसको अंतिम 3 वर्ष की सर्विस जो उसकी बची है उसको यहाँ लाइए अजयपुर में, और इनको किसी दूरस्थ स्थान में भेज करके सस्पेंड करिए और किसी दूसरे ज़िले में जाके वहाँ अटैच करिए इनको। मेरी ये मांग है, और मुख्यमंत्री को तुरंत हटाया जाए, ये मेरा मोटा मोटा कहना है। चलिए, संविधान में सबको बराबर का अधिकार, जी हाँ, मौलिक अधिकार, बिल्कुल, और मौलिक अधिकार जब नहीं मिल पाता तो हर आदमी न्यायालय की शरण में जाता है, जैसे आप भी गए हैं। जी हाँ। हालांकि सत्तासीन सरकारें कोई भी हों, साम दाम दंड भेद पूरी तरीके से आजमाती हैं, तो उन सब चीज़ों का दबाव कहीं आपके ऊपर तो नहीं आ रहा है या आने की संभावना? नहीं, मैं सब मुझे जानते हैं, मैं दबाव में आने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इन्होंने कई बार पहले मुझे बच्चों की चॉकलेट समझ के मुझे खाने की कोशिश करी, लेकिन मैं बता दूं, मैं एक पहाड़ी काठी अखरोट हूँ, ना तो टूटेगा और टूट गया तो उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। मैं बड़ा सख्त आदमी हूँ, इस बात को सब जानते हैं। तो मैं तो खुलेआम इनसे टकरा रहा हूँ कि मैं तैयार हूँ, आइए ना, मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे को करिए गिरफ्तार, मुझे करिए सस्पेंड, मैं देखता हूँ ना मेरे साथ आप क्या करते हैं। क्योंकि ये टोटल, देखिए, जब अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है तो फिर परिणाम की परवाह नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अभी तक इस प्रकरण को 2-3 दिन गुजर चुके हैं और सत्ता पक्ष की ओर से या कोई जिम्मेदारा बयान भी नहीं अभी तक आया है। जनता भी जानती है कि कौन गलत है कौन सही है, तो आप एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते क्या कुछ जनता से कहेंगे, क्योंकि पूरा देश देख रहा है? जनता का तो अभी मौका नहीं है, जनता तो त्रस्त है, जनता तो 6 महीने पहले से ही त्रस्त है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे साथी हैं वहाँ भी, मैं वहाँ रहा हूँ कुछ लंबे समय, इतनी बंधुआ मजदूरी अच्छी नहीं है भाई। थोड़ा सा हिम्मत रखिए, रीढ़ की हड्डी है, भगवान ने दी है आपको, हिम्मत करिए बोलने की, वरना आपका नाम लेने वाला भी उत्तराखंड में कोई नहीं बचेगा, ये समझ लीजिए। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों को और ख़ास तौर से विधायकों को ये कहना चाहता हूँ, अपने वजूद के लिए इकट्ठा हो जाइए और त्रिवेंद्र रावत को हटाइए, ये मेरी आपसे अपील है। एक बात यहाँ पर ये भी है कि जिस वक्त जो है ना 2014 के चुनाव हो रहे थे, लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, घोषणा पत्र में भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, जुमलेबाजी भी, हाँ वो सब जुमलेबाजी थी कि रोजगार भी मिलेगा युवाओं को, युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे, महंगाई भी कम होगी, सबके लिए अच्छे दिन आएंगे, सबके काला धन वापस होगा और सबके खातों में 15-15 लाख आएंगे। तो आपने अभी तक क्या देखा, क्या कुछ आया? नहीं, वो युवाओं को, खास तौर से हम पहाड़ के युवाओं की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पलायन अहम मुद्दा है यहाँ का। देखिए, इसमें पहाड़ भी भुगत रहा है और जो बड़े शहर हैं वो भी भुगत रहा है। पहाड़ का व्यक्ति सोचता है कि शायद देहरादून में अवसर हैं, और देहरादून में ये स्थिति है कि यहाँ पहाड़ का आदमी तो आता ही है, लेकिन आसपास के ज़िलों के लोग भी आते हैं और वो उनका अधिकार है, वो चाहे बिजनौर के हों, चाहे सहारनपुर के हों, चाहे मुजफ्फरनगर के हों, और चाहे बिहार के लोग हों, वो भी यहाँ आकर के बस्तियों में बस जाते हैं। तो हमारी जो यहाँ पर नागरिक सुविधाएं हैं उन पर भी दबाव है, और पहाड़ तो पूरी तरह से चला गया। बहुत उम्मीद थी पहाड़ के आदमी को, बहुत उम्मीद थी। 18 साल होने को जा रहे हैं, एक उम्मीदें थी, शहीदों ने शहादत दी, बलिदान दिए, संघर्ष हुए, जो सपने देखे थे, जो है ना, क्या अभी तक कोई वहाँ तक कोई पहुँच पाया? हालांकि सरकारें दोनों सत्तासीन रही हैं, भले वो कांग्रेस की रही हो या फिर भाजपा की रही हो। देखिए, मैं स्पष्ट बोलूँगा, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं किसी दल में नहीं हूँ, मैं निर्दलीय हूँ। लेकिन हाँ, नारायण दत्त तिवारी जी ने बड़ी बढ़िया शुरुआत की थी। उन्होंने यहाँ पर जगह जगह औद्योगिक क्षेत्र बनाए थे, नीतियाँ बनाई थी, और यहाँ पर वो सब्सिडी वगैरह की योजनाएं लेकर के आए थे, और बहुत तेज़ी से उनके कार्यकाल में यहाँ पर बहुत तेज़ी से यहाँ पर उद्योग अट्रैक्ट हुए। पर उसके बाद वो राजनीति की भेंट चढ़ गए, विज़न ना होने की वजह से। लोगों के पास विज़न नहीं है। मैंने आपसे जहाँ शुरुआत की थी कि नेतृत्व का अभाव है। बहुत बौने कद के लोग, बहुत बौने कद के लोग जो शायद ब्लॉक प्रमुख के लायक भी नहीं थे, आज MLA, मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य, बहुत अफसोस होता है। कितनी कुर्बानियाँ लोगों ने दी, और वो हजारों हजार महिलाएं जिनको न कोई निमंत्रण होता था, न कोई नेता होता था, और वो आवाज़ अपनी देने सिर्फ ये सुन के कि चलो गांधी पार्क चलो, और वहाँ देखते देखते हजारों महिलाएं इकट्ठी होकर के बड़ी उम्मीद के साथ, वो बड़ी निराशा वाला ये इन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया है। शर्मा जी, एक सवाल आखिरी है आपसे, जो है ना, कि अब से अगर हम 2 दशक पीछे का वक्त देखें राजनीति का, राजनेता के ऊपर एक ऐसा विश्वास आम जनता को होता था कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। आज भी हालांकि है, इतना नहीं है। तो क्या राजनीति की कुछ परिभाषा राजनेताओं ने बदल दी है, या क्या मामला सामने?
हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और शायद ऐसे ही कुछ कारण है जिसकी वजह से मेरे ऐसे लोग राजनीति से दूर हो गए। आज स्थिति यह है कि लोग मजबूरी में सामने सामने तो थोड़ा सा इज्जत भी कर लेते हैं, लेकिन उसके उठते ही बस अब जो विश्लेषण पब्लिक इस्तेमाल करती है राजनेताओं के लिए, उसके लिए राजनेताओं का अपना व्यवहार और चरित्र, अवसरवादिता। आधे घंटे में अभी तक इस पार्टी में थे, वहाँ टिकट में नहीं हुआ, दूसरी पार्टी से टिकट ले लिया और टिकट मिल भी जाते हैं। मैं 2017 का, हालांकि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, 2017 में प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि ये शख्स कौन है, उन्होंने कहा ये केदार रावत है। उन्होंने कहा ये क्यों आए? कहने लगे ये तो पार्टी में आ गए। अब कब आए? कि अभी आ जाएंगे, तो क्या करना है इनका? उन्होंने कहा इनको यमुनोत्री से टिकट देना है। केदार रावत कांग्रेस के सदस्य भाजपा में गए भी नहीं और उनको वहाँ टिकट दे, तो ऐसे हुआ है। यहाँ 14 लोग वो उनको टिकट दिया है जो कांग्रेस पृष्ठभूमि से थे, तो इसके लिए भाजपा ने इसको बढ़ावा दिया। तो एक अवसरवादी कहेंगे। अवसरवादिता नेताओं को त्वरित लाभ के लिए वो आने वाली पीढ़ी का नाश कर रहे हैं, लोकतंत्र का नुकसान कर रहे हैं। 25-26 जून 1975 में तो आपातकाल लगा था, आज अघोषित आपातकाल है। यानी अमित शाह आते हैं देहरादून, तो वो कहते हैं कि साहब 3 घंटे का सेमिनार इस बात पे करते हैं कि आपको सोशल मीडिया पे बहुत एग्रेसिव कैंपेन करना है और कोई सुभाष शर्मा तुम्हारे बारे में कुछ लिख दे तो उसे बंद कर देना है। ये मैसेज है इनका। तो ये आपातकाल है, ये इसको कहते हैं आपातकाल। मैं तो खड़ा हूँ, लेकिन हर आदमी तो ये सब नहीं झेल सकता। बोलने की आज़ादी पर पाबंदी लगाना, बोलने की आज़ादी पर पाबंदी जो लग रही है, इस पर मेरा तमाम मीडिया कर्मियों से ये अनुरोध है कि आज तो मेरे साथ हुआ, मेरे पास तो और भी कई तरीके थे। मैं तो खेत पकड़ करके 1 मिनट में जान छुड़ा सकता था अपनी, वरना मेरे पास गिरफ्तारी की तलवार। मैं घर से निकलता था तो मुझे हर आधे घंटे में मेरी पत्नी के फ़ोन आते हैं, बच्चों के फ़ोन बाहर से आते हैं कि पापा ठीक हो? हाँ बेटा ठीक हूँ। पापा ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। मेरा ड्राइवर घबराता है कि सर वो सामने पुलिस की जीप खड़ी है, तो मैंने कहा खड़ी है तो खड़ी है, क्या हो गया उसमें। लेकिन कॉमन आदमी क्या करे? आम आदमी के बस का ये नहीं है। और चैनल्स और दूसरे वो जिनकी अपनी आर्थिक जिनकी समस्याएं हैं, जिनके ऊपर आर्थिक दबाव भी है, क्योंकि ये खाली एक चैनल समाचार देने का माध्यम नहीं है, एक व्यवसाय भी है। आपके पास पैसा ही नहीं आएगा तो तनख्वाह कहाँ से दोगे? मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ हिमालय दर्पण बंद करके। तो इसलिए इस पर सबको आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा, देश की आवाम आपको देख रही है जी। आपके साथ जो कुछ हुआ आप तो बर्दाश्त कर गए, अगर आवाम के साथ होता है उनके लिए क्या? नहीं, मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। मैं तो ऐसे भी बर्दाश्त कर लेता, मैं लड़ उनके लिए रहा हूँ। क्योंकि आम आदमी, देखिए, बड़ा न्याय पाना ही बड़ा खर्चीला काम है। मैं तो जीवन में पहली बार ही हाई कोर्ट गया, लेकिन मैं किसी को आरोपित नहीं कर रहा। सबके अपने अपने व्यवसाय हैं और जानते बूझते गया। न्याय पाना भी आसान नहीं है, न्याय पाने में भी बहुत खर्चा आता है। तो कॉमन आदमी तो लिख ही नहीं सकता, वो पहले डर डर के लिखेगा, उसके साथ तो ये और दूसरी समस्याएं पैदा कर देंगे। तो इसलिए इस सेक्शन 66 के खिलाफ सबको, और मीडिया कर्मियों को तो विशेष तौर पे, क्योंकि ये तलवार उन्हीं पर लटकेगी। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आए और जनता तक अपनी बात पहुंचाना का। जी, मेरी खुशकिस्मती। जी, धन्यवाद। चलिए, ये थे सुभाष शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और आवाम को जगाने का एक सिलसिला भी जारी किया। अब ये आवाम के ऊपर बात है कि क्योंकि जो इनके साथ आप बीती है वो कहीं आपके साथ ना हो जाए। ये तो संभल गए, लेकिन जनता को संभलना बहुत ज़रूरी है। नेशन वन के बातों बातों के प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।